Hello guys, my name is Nikhil Gupta and welcome to our channel Education Gurukul. I am going to teach you physics. So let's start from the first chapter of the physics that is named as electric charges and field. पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज और उसके चारों तरफ कैसा फील्ड बनता है, मोटा मोटा इन सब के विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है यहाँ पे। कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं और उनके चारों तरफ बनने वाले फील्ड के बारे में। व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होते हैं, तो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, बड़ा ही आसान है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने इस बॉडी को यहाँ पे रखा हुआ है, अब इस बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये इस बॉडी को अट्रैक्ट कर पाए या दूसरी बॉडी पहली बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल कर पाए, इन दोनों बॉडीज के पास अगर ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर पा रही हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड चार्ज। या वही जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर पा रही हैं, इसी को चार्ज बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे सर कि मास भी तो अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, मास अगर दो बॉडीज के पास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर पाएंगी लेकिन रिपेल नहीं कर सकती। जो चार्ज है और जो मास है, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों का जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकता है एज वेल एज रिपेल भी कर सकता है। तो ये खास बात है सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग बनाती है। काफ़ी कुछ खास बातें और भी हैं, मैं उसके विषय पे अभी चर्चा नहीं कर रहा। मैं मोटा मोटा एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ आपको कि क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी जिसके कारण कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए या रिपेल कर पाए, बॉडीज की ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना। जनरली हम लोग इसको स्मॉल क्यू अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। स्मॉल सी से इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्जेज। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, तो सब लोगों ने जरूर सुन रखा होगा कहीं ना कहीं कि चार्जेज जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं पॉजिटिव चार्जेज एंड सेकेंड वंस आर नेगेटिव चार्जेज। पहले होते हैं पॉजिटिव चार्जेज और दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्जेज। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? तो दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। सर कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होती है, पहले तो इसको समझते हैं। कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होती है, तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है मेरी, आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि कोई भी बॉडी जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है, और जो भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको रदरफोर्ड का मॉडल याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि सर कोई भी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं, प्लस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसा बताया था रदरफोर्ड ने। और आपको सबको पता होगा सर ऐसा ही कोई एटम दिखता है, पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में रहते हैं और नेगेटिव चार्जेस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सबको पता है ये, ठीक है। अगर इतना पता है आपको तो चार्जेज, सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, दीज आर द बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ चार्ज। मतलब अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी के पास, वो बॉडी के पास नहीं होता, वो इन एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के पास होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल। तो अगर कोई भी बॉडी चार्ज है तो वो चार्ज किस वजह से होगी, तो सिंपल सी बात है सर, वो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन के कारण चार्ज बॉडी होगी। आइदर उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। बात समझ में आई? आप लोग ये भी बोल सकते हो सर सभी की सभी बॉडीज के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, तो क्या सारी की सारी बॉडी चार्ज बॉडी हैं? नहीं, सभी की सभी बॉडी चार्जेस से मिलकर बनी है, लेकिन सारी की सारी बॉडी चार्ज बॉडी हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। और वो क्यों नहीं कह सकते, इसके लिए तुम्हें इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई भी एटम है, और एटम में क्या क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर एटम के बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, अपने का इससे कोई काम नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा,
जो प्रोटॉन का चार्ज होता है डेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज आपस में बराबर होते हैं, इन दोनों के चार्जेस बराबर होते हैं। और किसी भी एक एटम में, कोई भी एक एटम में, किसी भी एक एटम में जो कि न्यूट्रल है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड डेट्स वाई चार्जेस से मिलके बना होने के बावजूद, चार्जेस से मिलके बना होने के बावजूद कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। आप लोग सोच सकते हो सर कि सब कुछ चार्जेस से मिलके बना है तो सारी की सारी बॉडी चार्ज होनी चाहिए, मैं इस बोर्ड को छू रहा हूँ सर ये भी तो चार्जेस से मिलके बना है, मुझे यहाँ से करंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए सर, चार्जेस से मिलके अगर बना है, लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? क्योंकि ये चार्जेस से तो मिलके बना है, क्योंकि ये चार्जेस से तो मिलके बना है, लेकिन जितने नेगेटिव चार्जेज हैं इसके पास उतने ही पॉजिटिव चार्जेज हैं और नेट चार्ज जो है वो जीरो है। तो क्या किसी भी बॉडी के पास चार्ज हो सकता है? तो अच्छे से अगर मैं बोलूं तो सारी की सारी बॉडीज जो हैं वो चार्जेस से मिलके बनी होती हैं, लेकिन वो चार्ज्ड बॉडीज नहीं कहलाती। तो सर हम लोग किसे चार्ज बॉडी बोलते हैं? बड़ा सिंपल सा है, वो बॉडीज जिनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, या मैं बोलूँ वो बॉडीज जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर अगर ये डिफरेंट है तो ऐसी बॉडीज को हम लोग चार्ज बॉडीज बोलते हैं। जैसे मैंने बात की सोडियम की, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,8,1 होता है। अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो 11Na इसका सिंबल होता है, 11 इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन। और अगर ये न्यूट्रल है तो 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दूँ तो अब आप लोग क्या देखोगे सर कि जो सोडियम है वो 2,8 का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, मतलब इसके पास जो प्रोटॉन है वो तो अभी भी 11 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन गया है उसकी वजह से आप लोग देख पाओगे कि इस पर जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, नेट पॉजिटिव चार्ज डेट इज ग्रेटर देन नेट नेगेटिव चार्ज। जो इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है वो नेट नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो जाता है। और जब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा आप लोग क्या बोलोगे कि जो बॉडी है वो चार्ज हो चुकी है। मतलब कि सर चार्ज बॉडी हम लोग किसे बोलेंगे? वो बॉडीज जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट हो। फिर से समझो सर, सारी की सारी बॉडी चार्ज से मिलकर बनी होती हैं, सारी की सारी बॉडीज इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा तो वो किन्हीं की मदद से आना चाहिए। तो क्या सारी की सारी बॉडी चार्ज है? बिल्कुल नहीं। फिर कौन सी बॉडीज को हम लोग चार्ज बॉडीज बोलेंगे? सिंपल है सर, वो बॉडीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के नंबर से डिफर करता हो। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बॉडीज होंगी वो चार्ज बॉडीज होंगी। आपको पता होगा मेरे ख्याल से जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सर कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, इसको अपने को समझना है। सर पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा? जिसमें प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कौन रखता है? प्रोटॉन। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन से चार्जेज पॉजिटिव चार्जेज कहलाएंगे, तो मैं सिंपल से आपको बता सकता हूँ दोज चार्जेज जिनमें, या दोज बॉडीज जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बॉडीज जिनमें प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज़्यादा हो, ऐसी बॉडीज को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज बोलेंगे। बात समझ में आई? और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज किसे बोलेंगे? तो वो बॉडीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे, ऐसी बॉडीज को हम लोग नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज बोलेंगे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चार्ज क्या होता है? सर किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक फोर्स को फील कर पाए, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए, उसे हम लोग चार्ज बोलते हैं। दो टाइप का होता है ये, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। व्हाट आर पॉजिटिव चार्जेज? सर जब प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज़्यादा हो किसी भी बॉडी में तो हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और व्हाट आर नेगेटिव चार्जेज? अगर सर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा है तो ऐसी बॉडीज़ को हम लोग नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? अगली चीज़ सर, ये चार्जेज आते कहाँ से हैं? तो हम लोगों ने समझा कि चार्जेज क्या होते हैं, चार्जेज कितने टाइप के होते हैं। अगली चीज़, चार्जेज आते कहाँ से हैं? क्या कोई भी बॉडी बाय नेचर चार्ज होती है या मुझे किसी भी बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा? बड़ी मज़ेदार बात बोल रहा हूँ मैं
कि क्या बॉडी पे चार्ज बाय नेचर होता है या मुझे बॉडी को चार्ज करना पड़ता है, तो आंसर है सर किसी भी बॉडी पे नेचुरली कोई चार्ज नहीं होता, मुझे बॉडी को चार्ज करना पड़ता है। कैसे कर सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं, चार्ज करने के बॉडी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बॉडी बाय नेचर चार्ज नहीं होती, क्योंकि सर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो एटम से मिलके बनेगा, और एटम जो होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं, और अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। चार्ज कब होगी बॉडी, जब इनके नंबर में कोई डिफरेंस आए, या तो सर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो मैं क्या बोलूँगा सर नेगेटिव चार्ज आ गया, या फिर प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से तो मैं क्या बोलूँगा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर दोनों के नंबर बराबर हैं जो कि ओरिजिनल स्टेट में होते भी हैं तो मैं क्या बोलूँगा बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। बात समझ में आई। तो मेरा टास्क क्या है सर, अगर मुझे किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो करना क्या पड़ेगा, मुझे जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसको प्रोटॉन के नंबर से डिफर करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कुछ बढ़ जाए या कुछ घट जाए। ये कैसे हो सकता है, तो सर दो तरीके हैं, या तो मैं किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँ, ठीक है ना, या तो मैं किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को इंटर करा दूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए तो सिंपल सी बात है सर, इनिशियली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अब क्या हो जाएगा सर, जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, ऐसे केस में बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे दिए तब आप लोग क्या बोलोगे सर कि अब इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर था अब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा होगा मैं क्या बोलूँगा सर कि जो बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आई। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सर, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं प्रोटॉन निकाल लें, मतलब कि किसी भी बॉडी से प्रोटॉन को बाहर निकाल लें, तब क्या होगा सर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन के नंबर से, क्योंकि पहले बराबर थे प्रोटॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा, ऐसे केस में बॉडी निगेटिवली चार्ज हो सकती है। या फिर मैं प्रोटॉन को इंटर करा दूं, अब आप लोग क्या देखोगे जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से कम हो चुका है, इस केस में बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। बात समझ में आई। ये चारों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सर मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को डिफर करना है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर अलग अलग हैं तब बॉडी चार्ज होगी। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, और मैं आपसे क्या बोलूँगा सर कि ये दोनों केसेस जो हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जो भी काम करेंगे वो इलेक्ट्रॉन से ही करेंगे। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे सर कि कभी भी प्रोटॉन ना तो किसी बॉडी के अंदर जाएंगे ना किसी बॉडी से बाहर निकल के आएंगे। प्रोटॉन को निकाल पाना या प्रोटॉन को इंटर करा पाना ये इम्पॉसिबल काम है। हमेशा जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी तो उसमें सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, प्रोटॉन का इसमें कोई भी रोल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग एटम के स्ट्रक्चर पे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सर कि जो भी एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। मैंने एक बच्चे को भेजा यहाँ पे, मान लो पप्पू नाम का कोई बच्चा है, मैंने उससे कहा जा बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल के ला। वो क्या करेगा सर, बड़ा आसान है उसके लिए, वो इसके पास जाएगा और उसे क्या होगा सर, उसे सबसे पहले कौन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। पहले कौन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो किसको लेके आना आसान है उसके लिए, इलेक्ट्रॉन को लेके आना आसान है। अब अगर मैं उससे बोलूं कि जा बेटा नहीं तुझे तो प्रोटॉन लेके आना है, आप लोग मुझे देख के बताओ क्या प्रोटॉन बाहर मिलेंगे उसे, सर कभी नहीं मिलेंगे। प्रोटॉन तो अंदर है, बाहर से तो सिक्योरिटी लगी है। तो अगर प्रोटॉन अंदर है, बाहर से सिक्योरिटी लगी है, तो सिक्योरिटी को तोड़ के इसको लेके जा पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बंदा प्रोटॉन को निकाल के ले जाए या प्रोटॉन को इंटर करा दे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा प्रोटॉन को निकाल के लेके जाए या उसे इंटर करा दे। हमेशा एक ही काम हो सकता है सर, या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बात समझ में आई। हमेशा एक ही काम होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई। जब भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई।
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और निगेटिवली चार्ज बॉडी में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं मतलब उस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना हम लोग कि सर जो इलेक्ट्रॉन है वही जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। प्रोटॉन ना तो किसी बॉडी को छोड़ के जा सकता है और ना ही किसी बॉडी पे आ सकता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं और सिक्योरिटी को तोड़ पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। वो हो सकता है लेकिन उसकी चर्चा हमें अभी नहीं करनी। आपको एक मोटा एक बात याद रख लेनी है कि कभी भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिक चार्जेज में चार्जेज को जब भी मैं मूव कराऊंगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो मूव करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं कर सकते। तो अच्छा, तो मैंने क्या बताया आपको कि प्रोटॉन कभी मूव नहीं कर सकते, प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते, पॉजिटिव चार्जेज मूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपसे लगातार बोलूँगा कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वहाँ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से वहाँ गया। तो सर जब पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेंगे फिर भी मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन आपको समझना नहीं है ये। आपको क्या समझना है, अगर मैंने आपसे बोला कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब है कि निगेटिव उल्टा चल रहा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है बिना मूव किए हुए। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास 5 कुर्सियाँ हैं, 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 कुर्सियाँ हैं और मैंने इन पे 6 बच्चों को बैठा रखा है, पप्पू चिंटू पिंटू मिंटू किंटू, कोई भी 5 बच्चे, पप्पू पिंटू चिंटू मिंटू किंटू, ये 5 बच्चे मैंने 6 कुर्सियों पर बैठा रखे हैं और मैंने बच्चों को बोला कि बेटा आगे बढ़ो, हर बच्चा अगली वाली बेंच पे शिफ्ट हो जाए। तो आप लोग क्या बोलोगे सर कि अगला सिनेरियो क्या होगा? आप लोग बोलोगे कि सर जो किंटू नाम का बच्चा है ये यहाँ पहुँच चुका होगा, ये वाली जो चेयर है वो एम्प्टी हो जाएगी, ये मिंटू यहाँ पे, ये पप्पू यहाँ पे, ये चिंटू यहाँ पे, ये पिंटू यहाँ पे, ये मतलब पप्पू चिंटू पिंटू मिंटू ये सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो के नाम का बच्चा है ये अपनी सीट को छोड़कर अगली सीट पे चला जाएगा। और आप क्या देखोगे सर कि अब की बार ये वाली सीट एम्प्टी हो गई। अब अगला केस क्या होगा, आप लोग क्या बोलोगे सर कि ये जो एम्प्टी वाली सीट है वो ये ना होके ये वाली हो जाएगी और मिंटू यहाँ पहुँच जाएगा, मिंटू यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाली सीट एम्प्टी हो जाएगी और ये तीनों अभी भी बैठे हुए हैं, दिस इज़ द एम्प्टी सीट, दिस इज़ द एम्प्टी सीट। आप लोग अगला केस बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा सर कि जो एम्प्टी सीट है वो फिर से एक कदम पीछे आ गई और ये पी एम के यहाँ पे हैं और ये पी सी यहाँ पे हैं। देखना लोग क्या क्या कह सकते हैं। एक समझदार बच्चा क्या बोलेगा कि सर जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा और समझदार व्यक्ति वो क्या कह सकता है सर कि जो खाली कुर्सी है वो पीछे बढ़ रही है। जैसे सर पहले खाली कुर्सी कौन सी थी, ये वाली, अब कौन सी है, ये वाली, अगली बार में ये, अगली बार में ये। क्या कहने वाला बंदा बोलेगा सर कि खाली कुर्सी जो है वो पीछे बढ़ रही है। क्या समझ में आया सर, क्या वास्तव में खाली कुर्सी पीछे बढ़ रही है? नहीं, बढ़ कौन रहे थे आगे, बच्चे, लेकिन दिखा क्या कि खाली सीट भी पीछे आ रही है। बिल्कुल यही चार्जेज में भी होता है। अगर आप लोग इन बच्चों को इलेक्ट्रॉन्स माने तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में इस बॉडी से इस बॉडी में इंटर किया तो जो पहले पॉजिटिव था ना वो न्यूट्रल हो गया और ये जो बॉडी थी पहले से ये पॉजिटिव हो गई। कहने का मतलब क्या है सर कि पॉजिटिव चार्जेज मूव कर सकते हैं। जैसे इस केस में ये खाली कुर्सी मूव की, अगर मैं आपसे बोलूं क्या मैंने इस खाली कुर्सी को यहाँ से यहाँ घुमाया, नहीं सर बिल्कुल नहीं। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया और इलेक्ट्रॉन जैसे ही चले वैसे ही जो पॉजिटिव था वो उसके उल्टा चलता दिखा, चला नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर जब भी मैं बोलूं कि पॉजिटिव चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव नहीं चल रहा होगा, जो निगेटिव चार्ज है वो उसका उल्टा चल रहा है, मतलब कि निगेटिव से उल्टा चलता है पॉजिटिव। तो अगर कहीं मुझे निगेटिव चलता दिख रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव उससे उल्टा चल रहा होगा। हेंस एक बात मेरे को समझ जानी है कि कभी भी पॉजिटिव चार्जेज मूव नहीं करते, मूव हमेशा नेगेटिव चार्जेज ही करते हैं। हो सकता है मुझे लगे कि पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लगा खाली कुर्सी मूव कर रही है, लेकिन वास्तव में खाली कुर्सी कहीं नहीं गई, खाली कुर्सी वास्तव में नहीं मूव की, वास्तव में तो बच्चे मूव कर रहे थे, लेकिन लगा क्या कि खाली कुर्सी मूव कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है सर कि
इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में मूव करने वाले हैं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि वो सिक्योरिटी के अंदर रहता है, उसको बाहर निकलने का परमिशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे अगर बोल दूं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? बड़ा आसान है सर। नेगेटिव जिधर मूव कर रहा होगा पॉजिटिव ऑटोमेटिकली उसके उल्टा चलता दिखेगा। भले ही चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन अगर नेगेटिव यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑटो नोन है कि पॉजिटिव पीछे जा रहा होगा। जैसे यहाँ पे है, जैसे बच्चा आगे बढ़ा, खाली कुर्सी लगातार पीछे की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बॉडी मूव कर सकती है या कैसे चार्जेस मूव कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार फिर से आपसे बोलूँगा, सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। चाहे तो आप लोग इस बात को लिख भी सकते हैं, सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। कभी भी मूव करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इलेक्ट्रॉन ही करेगा। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो लग सकता है कि पॉजिटिव मूव कर रहा हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव कभी मूव नहीं करता। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और जो अगली क्लास का मेन टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग एंड सम अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द चार्ज। चार्जेज क्या होते हैं, किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।